आपने मेरी मोहब्बत को ठुकराया है। मैंने अपनी अना और इज़्ज़त नफ्स की तौहीन की थी आपके सामने। आपने हमारे दरमियान मौजूद निकाह जैसे पाक रिश्ते की तौहीन की है। फ़कत अपनी मर्दाना तस्कीन के लिए मेरे जिस्म का इस्तेमाल किया है। महरमा सिकंदर शाह का इस पर बेसाख्ता हाथ उठा था, मगर वो अपना हाथ हवा में ही रोकते इसके करीब हुआ था। तुम्हें मेरा करीब आना महज मर्दाना तस्कीन लगा था। क्या तुमने मेरी कुर्बत में सुकून से भरपूर सिसकियाँ नहीं ली थीं? तुम्हें वो सिसकियाँ मेरी मर्दानगी की तस्कीन लगती हैं, तो क्यों ना ये मर्दाना तस्कीन मैं तुम्हारे वजूद से फिर से हासिल करूं। इस बार यकीन करो, तुम्हारी सिसकियाँ नहीं बल्कि इस कमरे में तुम्हारी चीखों की आवाज़ें सुनाई देंगी। इसकी धड़कनों पर मौजूद अपने हाथों में सख्ती लाते वो महरमा सिकंदर शाह को रोने पर मजबूर कर गया था। सिकंदर प्लीज़ नहीं। आह! वो आँखों में गुस्सा लिए इंतहाई तेज़ आवाज़ में सिकंदर पर चिल्ला रही थी, और वो मज़बूत मर्द अपनी नीली गहरी आँखों में हैरत का समंदर लिए उस नन्ही सी लड़की को घूरे जा रहा था, जो कल ही उसके निकाह में आई थी और रात को उसकी शिद्दतों के आगे हार मानती सिसकियाँ भरती उसकी आगोश में सिमट रही थी। आपने मेरा फ़ायदा उठाया है, मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया है। कैसे मर्द हैं आप? वो इसका गिरबान हाथों में पकड़े चिल्ला रही थी। महमा, अपनी आवाज़ नीची करो वरना। सिकंदर ने गुस्से से अपने अल्फाज मुंह में ही रोक लिए, मगर सिकंदर शाह का खामोश होना महमा के गुस्से को मज़ीद भड़का गया। वरना क्या? हाँ, सिकंदर आप क्या कर लेंगे? मेरे वजूद से आपने अपनी मर्दानगी को तस्कीन तो पहुंचा दी है, मगर अब मुझे बोलने से रोक नहीं सकते। अल्फाज अभी इसके मुंह में ही थे कि ज़ब्त की शिद्दत से लाल होते सिकंदर शाह का इस पर हाथ उठा, और इससे पहले कि इसका मजबूत हाथ महमा के नाजुक गाल पर निशान छोड़ता, सिकंदर ने अपना हाथ रोक लिया। देखो महमा, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। रात को तुम मेरी कुर्बत में तड़प रही थी, तुम्हारे इन लबों से मेरे नाम की मीठी मीठी आहें निकल रही थी। इतना कहते सिकंदर ने महमा के गुलाब की पंखड़ी जैसे अधखले लबों को अपनी उंगली की पोरों से छुआ। महमा पूरी जान से कांप गई। मैं अब तुम्हें बताऊंगा वो प्यार था या मर्दानगी की तस्कीन। एक बार फिर से वही मंजर दोहराया जाएगा, और अब की बार इस कमरे में तुम्हारी मदहोश गुन सिसकियाँ नहीं, बल्कि तुम्हारी दर्द भरी चीखें सुनाई दे। ये कहते ही इसने महमा की धड़कनों को अपने सख्त हाथों में भेजा, जिस पर दर्द की शिद्दत से उसकी आह निकल कर रह गई। प्लीज सिकंदर, वो कही, मगर सिकंदर की आंखों में गुस्से की लाली को देख महमा की बेबस आवाज़ उसके हलक में ही घुट कर रह गई, जबकि वो जुनूनी होता इसके नाजुक बदन पर अबर की तरह बरसता चला गया। घड़ी शाम के 4 बजा रही थी। महरमा आड़ी तिरछी सोफे पर लेटी हाथ में सेलफोन थामे इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी। तभी किचन से दिलशाद बेगम की आवाज़ आई। महरू, ज़रा अपने पापा को फ़ोन करके कहो आते वक्त दही लेते आएँ। मैंने बिरयानी बनाई है, रायता बनाने के लिए दही मौजूद नहीं। वो मसरूफ़ सी आवाज़ में बोली। महमा, जो पूरी तरह स्क्रीन में गर्क थी, माँ की आवाज़ सुनकर फ़ौरन से उठ बैठी। इस घर में उसे अगर किसी से डर लगता था तो वो उसकी माँ थी। वो एक गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल थी और मजाज की सख्त, उनका हुक्म टालने की जरूरत किसी में नहीं थी। उसने फ़ौरन अपने पापा को कॉल करके दही लाने का कहा और वापस फ़ोन में लग गई। ये फैमिली सिर्फ 3 अफराद पर मुश्तमिल थी। महमा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। 9 उम्री में ही इसका हुस्न निगाहों को खैरा कर देने वाला था। जो भी उसे देखता उसके हुस्न के कसीदे पढ़ने लग जाता। वो अभी कॉलेज में पढ़ती थी। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उसके हुस्न पर रश्क खाती थीं, मगर महमा थी कि अपने इस कदर हुस्न से बिल्कुल बेनियाज। उसकी दोस्तें भी बहुत महदूद थी। ज़्यादातर वो घर पर ही मोबाइल में ही मसरूफ़ रहती थी। उसके पापा का यहाँ एक बिज़नेस था, मगर कुछ अरसे से वो खसारे में जा रहा था, जिस वजह से वो अक्सर परेशान रहते थे। अभी कल रात ही काम ना होने की वजह से उनकी फैक्ट्री के बहुत से मुलाजमीन काम छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से वो खासे फ़िक्रमंद थे। महरमा की अम्मा ने उन्हें परेशान देखा तो कहा, आप अपने बहन भाइयों से रब्ता करके उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? आखिरकार गांव की ज़मीनों में आपका भी तो हक है ना। उस दिन पहली बार महमा को ये बात पता चली थी कि उसका एक गाँव भी है, वरना जब भी वो अपनी माँ से रिश्तेदारों के बारे में सवाल करती थी तो वो हमेशा उसे टाल देती। मगर अब वो खुद उसके पापा को उनका हिस्सा लेने की बात कर रही थी, जिस पर महमा का हैरान होना तो बनता ही था। इसने झट से अपने पापा से सवाल किया तो दोनों ने कुछ सोचकर
उसे सब सच बता ही दिया। देखो बेटी, मैंने तुम्हारी माँ से पसंद की शादी की थी, मगर मेरे घर वालों ने इस रिश्ते को कबूल नहीं किया। तुम्हारी माँ यतीम थी, उनका कोई नहीं था। मेरे घर वालों ने भी रिश्ता तोड़ दिया, तो मैं शहर आ गया। यहाँ आकर छोटा मोटा कारोबार शुरू किया। उसके बाद कभी पलट कर पीछे ना देखा। ना ही मेरे ख़ानदान वालों ने मुझसे रब्ता करने की कोशिश की। वो गहरी सांस लेते हुए उसे सब बता गए, जिसे सुनकर महमा को सख्त तकलीफ हुई कि उसके बाप को पसंद की शादी की इतनी बड़ी सज़ा मिली। उसी दिन उसने दिल ही दिल में अहद कर लिया कि वो उस ख़ानदान वालों से कभी राब्ता नहीं रखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर वो कहाँ जानती थी कि उसकी किस्मत बहाने बनाती इसे खुद ही इन्हीं लोगों के दरवाजे पर ले जाएगी। शाह हवेली में दोपहर का सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ था। सिर्फ किचन से खात्माओं की बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। सिकंदर शाह हवेली के बनोनी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो इसके रोबो जलाल पर दीवारों से लिपटी खामोशी में एहताश पैदा हुआ था। नूरा, इसने थोड़ा ऊंची आवाज़ में हवेली की खात्मा नूरा को आवाज़ दी। जी सिकंदर साहब। नूरा दुपट्टा सर पर दुरुस्त करती सर झुकाए मुखातिब हुई। मैं रूम में जा रहा हूँ, मेरा खाना गर्म करके वही ले आओ। इसे हुक्म देता लंबे लंबे डग भरता वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया। ऊपर कमरों की लंबी कितार थी, जिसमें तीसरे नंबर वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर सिकंदर अंदर दाखिल हुआ तो घुप अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया था। इसने दीवार पर हाथ मारकर स्विच बोर्ड के सारे बटन ऑन कर दिए, जिस पर एकदम से वो तारीक कमरा रोशनियों में नहा गया। कमरा बहुत ही खूबसूरती और नफासत से सजाया गया था। हर तरफ हल्के रंगों की झलक दिखाई दे रही थी। ये कमरा इस हवेली के सरदार सिकंदर शाह का था। हर मौसम में इसकी ताज़ीन और आराइश में तब्दीली की जाती थी, क्योंकि सिकंदर को एक ही रंग में रंगा कमरा कभी पसंद नहीं आता था। हर कुछ अरसे बाद उसे यहाँ तब्दीली चाहिए होती थी। इस हवेली का क्या, बल्कि इस पूरे गांव पर इसका राज था। उसकी शख्सियत का रोबो दबदबा दूर तक फैला हुआ था। किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी कि उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात करे या उसकी बात से इनकार करे। वो फ्रेश होकर आया तो मुलाजमा खाना रखकर जा चुकी थी। उसने तौलिया से अपने गहरे से रेशमी बाल खुश्क किए और सोफे पर बैठकर खाना खाने लगा। आज उसे पंचायत में भी जाना था। पिछले 2 दिन से वो कारोबार के सिलसिले में शहर में ही था। सिकंदर को जब वहाँ के कारोबारी मसरूफियात से थोड़ी फरागत मिली तो वह गाँव चला आया। 2 साल पहले ही वो लंदन से अपनी तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस आया था। तब से हर चीज़ की ज़िम्मेदारी अच्छे से निभा रहा था वो। हवेली में ज़्यादा लोग नहीं थे। एक वक्त था कि ये हवेली यहाँ के मकीनों की हंसी और कहकों से भरी रहती थी। यहाँ चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैली रहती थीं। मगर अब यहाँ सवाए उदासी के और कुछ नहीं मिलता था। बेजान की बुरी आंखें सालों पहले इस हवेली को छोड़कर जाने वाले इजहार शाह की वापसी का राह तकती रहती थीं। मगर ख़ानदान के बाकी लोगों का वो इजहार शाह से कोई लेना देना नहीं था। इनके ख्याल में अगर इजहार शाह लौट आया तो ज़मीन में से इन्हें भी हिस्सा देना पड़ेगा। इनकी ऐसी छोटी सोच पर सिकंदर शाह अफसोस से सर हिलाकर रह जाता। सिकंदर की माँ और बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। इसे उसकी बीजान ने ही पाला था। वो बचपन से ही उसे उसके इजहार चचा के किस्से सुनाती रहती थी। इसीलिए सिकंदर को इन्हें देखे बगैर उनसे एक ख़ास लगाव सा हो गया था। हालांकि उसने जब आखिरी बार अपने चचा को देखा था तब उसकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी। उसकी चचे के हाथ में एक नन्ही सी गुड़िया थी, जिससे सिकंदर को बहुत मोहब्बत थी। उस दिन वो बहुत रोया था कि अब वो उस नन्ही गुड़िया के साथ खेल नहीं पाएगा। इतने साल गुजर गए, मगर आज तक वो इसे नहीं भूल पाया था, बल्कि बीजान के लिए अभी उनकी तलाश में था, लेकिन उसे उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। खाना खाकर उसने अपने ख़ास मुलाजिम ज़फ़र को बुलाया और ज़मीनों का हिसाब किताब देखने लगा। फिर काफ़ी देर तक इसी काम में मसरूफ़ रहा। फिर वह पंचायत के लिए चला गया, जहाँ वह गांव के लोगों के मसाइल हल करने में रात गए तक मसरूफ़ रहा। जब वो वापस हवेली लौटा तो बीजान अब तक इसके इंतज़ार में जाग रही थी। क्या हुआ बीजान, आप सोई नहीं? मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आप इतनी देर तक मत जागा करें। रात देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। वो प्यार से इनके कंधे के गिर्द बाजू फैलाते हुए बोला तो बीजान हंस पड़ी। अरे मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब भी इतनी जान बाकी है कि पूरी हवेली को अकेले संभाल लूं। जिस पर बीजान की बात पर सिकंदर शाह मुस्कुरा दिया और इन्हें कंधों से थामकर इनके कमरे की तरफ बढ़ गया। महरमा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी इसकी दोस्त का फ़ोन आया। हाँ बोलो यार, क्या हुआ? उसने मसरूफ़ से अंदाज में फ़ोन कान से लगाते कहा। यार वैन ख़राब हो गई है, आज सबको खुद ही कॉलेज जाना पड़ेगा, इसलिए मैं तो नहीं आऊँगी। मुझे बसों में धक्के खाने का कोई शौक़ नहीं, तुम अपना देख लो। इसकी बात सुनकर महरमा चौंक गई।
क्या मतलब यार, वैन खराब हो गई? अब बताओ मैं कॉलेज कैसे पहुंचूंगी? इसने झंझला कर कहा। मैं नहीं जानती, तुम भी ऑफ कर लो आज के लिए। वो इसे मज़े से मशवरा देकर कॉल काट गई। निमरा की बच्ची, कॉलेज में मिलो तो मैं बताती हूँ तुम्हें। महमा गुस्से से स्क्रीन को घूर कर रह गई, क्योंकि इसे अच्छे से पता था कि इसकी मम्मा ने इसे छुट्टी नहीं करने देना थी। वो शहर के एक जाने-माने कॉलेज में पढ़ती थी और कॉलेज तक जाने में इसे 1 घंटा लग जाता था और बसों में जाना इसे हद से ज़्यादा मुश्किल लगता था। मगर फिर भी वो मुँह बनाकर बैग उठाकर घर से निकल पड़ी, क्योंकि इसके पास कोई और चारा जो ना था। बस स्टॉप पर खड़ी वो काफ़ी देर से बस के आने का इंतज़ार कर रही थी, मगर आधा घंटा गुज़र जाने के बाद भी जब बस ना आई तो इसने वापसी का सोचा, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ से कोई रिक्शा नहीं जाता था। ऊपर से गर्मी भी बहुत हो रही थी। पता नहीं क्या मुसीबत है, इससे अच्छा था कि मैं घर पर ही रुक जाती। ये सोचकर वो तेज़-तेज़ चलने लगी, साथ ही साथ मुँह ही मुँह में बड़बड़ा भी रही थी। तभी अचानक इसे अपने बेहद करीब गाड़ी के टायरों के चरचराने की आवाज़ सुनाई दी। वो घबरा कर पलटी। गाड़ी में मौजूद शख्स ने इसके बिल्कुल करीब इमरजेंसी बरवक्त ब्रेक लगाए थे। अगर इससे ब्रेक लगाने में एक लम्हा की भी देर हो जाती तो वो इसकी इस बड़ी सी गाड़ी के नीचे होती। एक तो शदीद गर्मी, ऊपर से बस के ना आने का गुस्सा और फिर ये गाड़ी। इन सब चीज़ों ने महमा का दिमाग घुमा कर रख दिया। वो तेज़ी से चलती ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स के पास आई और गुस्से से इसे शीशा नीचे करने को कहा। ड्राइविंग सीट पर बैठे सिकंदर शाह ने सुर्ख चेहरे के साथ इस पागल लड़की की तरफ देखा, जो इसके कई बार हॉर्न बजाने के बावजूद साइड पर नहीं हुई थी। इसने शीशा नीचे किया। महरमा आंखों में गुस्सा लिए इसे घूर रही थी। वो इसकी शानदार पर्सनैलिटी से एक लम्हे को मुतासिर हुई, मगर फिर खुद को संभालते इसकी तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखने लगी। क्या है मिस्टर, देखकर नहीं चल सकते क्या? अभी तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो जाता। वो अपनी खूबसूरत झील जैसी नीली आंखों में गुस्सा लिए माथे पर हाथ का छत्ता बनाए धूप से बचने की नाकाम कोशिश करती बोली। सिकंदर दम बखुद इसकी इन आंखों में दिख रहा था। इसे ये आंखें जानी पहचानी लगी और इसका चेहरा, जिसमें इसे अपने बाप की ममासलत हद से ज़्यादा नजर आई थी, वो एकदम चौंका। इसके लब फड़फड़ाए, मगर आवाज़ महरमा के कानों तक न जा सकी। कहाँ खो गए हो मिस्टर, तुमसे ही बात कर रही हूँ। वो उकता कर बोली तो सिकंदर एकदम होश में आया। शायद मुझे गलत फहमी हुई है, इसने दिल ही दिल में कहा, मगर इसके सामने खड़ी लड़की को कोई गलतफ़हमी नहीं हुई थी। देखिए मोहतरमा, मेरी गलती नहीं है, आप ही बिना देखे चल रही थीं। वो तो शुक्र है मैंने बरवक़्त ब्रेक लगाए, वरना अब तक तुम इस गाड़ी के नीचे आकर कुचली जा चुकी होती। वो अपने अज़ली-गज़ीले लहजे में बोला। तो महमा, जो अब तक इस पर चिल्ला रही थी, एकदम खामोश हो गई। वैसे भी गर्मी की वजह से अब इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। अब ज़्यादा बहस करने की हिम्मत नहीं रही थी इसमें। इसने बिना कुछ कहे वहाँ से जाने में ही अपनी आफ़ियत जानी, लेकिन अभी वो मुड़ी ही थी कि एकदम से इसे ज़ोर का चक्कर आया। इससे पहले कि वह चकराकर खुदरी सड़क पर गिर जाती, सिकंदर शाह ने इसे थाम लिया। मगर गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि महमा वही बेहोश होकर सिकंदर शाह की बाहों में झूल गई। सिकंदर शाह ने फ़ौरन इसे गाड़ी की पिछली सीट पर एहतियात से लेटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब इसकी गाड़ी का रुख अस्पताल की तरफ था। महरमा को जब होश आया तो इसके पेरेंट्स इसके गिर्द बैठे परेशानी से इसकी तरफ देख रहे थे। इसे आंखें खोलता देख दोनों तेजी से इसकी तरफ आए। कैसी हो बेटी? तबीयत तो ठीक है ना? अब कैसा महसूस कर रही हो? दोनों ने परेशानी से सवाल किया, मगर महमा का दिमाग अभी तक सुन था। मैं कहाँ हूँ ममा? इसने धीरे से सवाल किया। बेटी, तुम बेहोश हो गई थी और एक राहगीर तुम्हें अस्पताल लेकर आया था। अल्लाह भला करे इस शख्स का, वरना आजकल मुसीबत में कौन किसकी मदद करता है। इसकी माँ अफसरदगी से बोली। इसी वक्त महरमा के दिमाग ने काम करना शुरू किया। इसकी निगाहों में सिकंदर शाह का चेहरा घूम गया। मामा, अब वो शख्स कहाँ है? इसने सवाल किया। पता नहीं बेटा, हमें अस्पताल से फ़ोन आया था, हम दौड़े दौड़े यहाँ चले आए, मगर तब तक वो शख्स यहाँ से जा चुका था और जाते हुए अस्पताल का बिल भी अदा कर गया था। उन्होंने तफसील बताई। इस शख्स के जाने का सुनकर ना जाने क्यों महरमा के अंदर कुछ बुझ सा गया। एक दिन उसे डॉक्टरों ने अस्पताल में ही रखा। इसके बाद वो घर चली आई, मगर इस सारा वक्त वो शख्स इसके जहन पर सवार रहा था। पता नहीं कौन था और मेरे लिए इतना सब क्यों कर गया। इसके दिल से उठता ये सवाल बार बार इसे बेचैन करने लगा था। अगले कई दिन वो सिकंदर शाह के ख्यालों में गुम रही। उसे इसका नाम वगैरह कुछ नहीं पता था और ना ही वो इसे जानती थी, मगर फिर भी इसका चेहरा इसकी निगाहों से जा नहीं रहा था। दूसरी तरफ सिकंदर शहर में मौजूद अपने लग्जरी फ्लैट में बैठा महरमा के मुतालिक ही सोच रहा था।
जब से इस लड़की को देखा था, इसके दिमाग में बहुत से अनदेखे ख़यालात आने लगे थे। बार-बार इसे कुछ अलग होने का एहसास होता, यूँ लगता जैसे वो इससे पहले भी कहीं मिल चुका है। इसका चेहरा किसी से बहुत मिलता था, मगर आखिर किससे? वो इस एक सवाल का जवाब नहीं ढूँढ पा रहा था। फिर इसे एक ख़्याल आया, वो अपना लॉकर खोलकर खड़ा हो गया। फिर इसमें से एक पुराना फैमिली फ़ोटो एल्बम निकाला और एक-एक तस्वीर को बहुत गौर से देखने लगा। तभी एक तस्वीर पर इसकी नज़र ठहर कर रह गई। इस लड़की का चेहरा इस तस्वीर से मिलता-जुलता है। इससे आखिर इसके सवाल का जवाब मिल ही गया था। अब सिर्फ तस्दीक की ज़रूरत थी। इसकी सालों की तलाश में आज पहली बार कोई सिरा इसके हाथ आया था। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगले दिन ही इसने सुबह सवेरे अपने एक ख़ास आदमी को महरमा की मालूमात इकट्ठी करने पर लगा दिया। जब वो इसे अस्पताल लेकर गया था, तो इसके बैग से एक छोटी-सी डायरी निकली थी, जिसमें उसके घर वालों का नंबर दर्ज था और उसी नंबर से सिकंदर ने अस्पताल से इसके घर वालों को कॉल करवाई थी, मगर इसे वो नंबर याद नहीं था। तभी वो एक बार फिर अस्पताल में पहुंच गया। वो अस्पताल इसके एक करीबी दोस्त का था, इसलिए इसे वो नंबर हासिल करने में ज़्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ देर बाद नंबर इसके हाथ में था। वो अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल गया। नंबर के ज़रिए किसी की मालूमात निकालना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तकरीबन 2 घंटे के बाद सारा डेटा इसके सामने था। इसका शक बिल्कुल सही साबित हुआ था। ये इसके चच्चू की वही फैमिली थी जिनको सालों पहले हवेली के बुजुर्गों ने इन्हें हवेली से दखल कर दिया था। मगर अब वो अचानक उनके सामने नहीं जाना चाहता था। वो नहीं जानता था कि इसके चच्चू अब उनकी फैमिली का हिस्सा दोबारा बनना चाहते हैं या नहीं। इस ख्याल ने सिकंदर के दिल को अफसरदा कर दिया, मगर अपनी पहचान के लिए उसे उनको वापस लाना ही था। महमा कॉलेज के ग्राउंड में बैठी उलझन का शिकार थी। उस शख्स के बारे में उसे कुछ पता नहीं चल सका था। ऊपर से उसके पापा का बिजनेस पूरी तरह ख़त्म होकर रह गया था और रोज़ उसके पेरेंट्स गांव जाने की बात करते थे, लेकिन वो इन खुद गर्ज रिश्तेदारों के बीच हरगिज़ नहीं जाना चाहती थी। अभी वो सोचों में ही गर्क थी कि निमरा उसके पास आ धमकी। क्या हुआ महमा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? उसने महमा की खामोशी को महसूस करते हुए पूछा, क्योंकि निमरा को महमा हमेशा हंसती बोलती नजर आती थी। कुछ नहीं यार, बस वैसे ही। तुम बताओ, टेस्ट कैसा हुआ? मैंने तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे। मेहरमा ने जानबूझकर बात का रुख बदल दिया। वो किसी से भी अपने घरेलू मसाइल डिस्कस नहीं करती थी। कॉलेज में भी उसकी वाहिद दोस्त निमरा ही थी, जिससे उसकी थोड़ी बहुत बातचीत थी। निमरा भी समझ गई कि वो जवाब नहीं देना चाहती, तभी वो इससे इधर उधर की बातें करने लगी। छुट्टी होने के बाद मेहरमा जैसे ही कॉलेज से निकली, तो बाहर वो बड़ी सी गाड़ी उसे दिखाई दी, जिससे उस दिन वो टकराते टकराते बची थी। ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं करने लगा? वो परेशानी से सोचती वैन की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसकी वैन चली, तो साथ ही वो गाड़ी भी उसे फॉलो करने लगी। वो सारा रास्ता घबराई सी रही। बेशक इतने दिन वो उस अनजाने शख्स के बारे में ही सोचती रही थी, मगर अब इसका यूं पीछा करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो गाड़ी से उतरी तो देखा वो गली के कोने में खड़ा उसकी तरफ ही देख रहा था, जिस पर महमा उस शख्स को नज़रअंदाज करते हुए तेज़ कदमों से घर की तरफ बढ़ गई और डोरबेल बजाई। अंदर से मुलाजमा ने दरवाज़ा खोला। उस वक्त घर पर कोई नहीं होता था, बस सफाई वाली लड़की आती थी। वो फ़ौरन अंदर दाखिल हो गई। बी जी, क्या हुआ? उसके चेहरे पर घबराहट देखकर मुलाजमा ने हैरत से पूछा। कुछ नहीं, मुझे ठंडा पानी ला दो। वो उसे टालते सोफे पर जा बैठी, मगर उसके हाथ पांव अब भी कांप रहे थे। या अल्लाह, ये शख्स मेरे घर तक क्यों आ गया है? अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है? वो सख्त परेशानी में बोलती खुद से बातें कर रही थी कि तभी मुलाजमा पानी का गिलास ले आई, मगर उसके कांपते जिस्म और पीले चेहरे को देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ बीबी जी, आप ठीक हैं? उसने सवाल किया, मगर मेहमान ने कोई जवाब ना दिया और गिलास में मौजूद पानी का एक एक घूंट अपने हलक में उतार लिया। सिकंदर कुछ देर तक उसके घर के बाहर खड़ा रहा, फिर वापस गांव के लिए निकल गया। उसने सारी तफसीलात जमा कर ली थी। उसे ये भी पता चल गया था कि महमा के फादर यानी उसके चचू के बिजनेस में बहुत खसारा हुआ था और अब उनका काम बिल्कुल ठप हो गया है, जिस वजह से सब लोग परेशान हैं। सिकंदर के लिए ये एक बेहतरीन मौका था दोनों फैमिलीज़ को वापस जोड़ने का। ये सब वो सिर्फ अपनी बीवी जान के लिए कर रहा था। बचपन में गुड़िया जैसी महमा उसे बहुत पसंद थी, मगर अब वो बड़ा हो चुका था। उसके दिल में मोहब्बत या ऐसे कोई जज्बात नहीं थे, मगर ना जाने क्यों वो फिर भी उस पर सिर्फ अपना हक समझने लगा था। गांव पहुंचते उसे शाम हो गई थी। वो हवेली में दाखिल होते ही सीधा बीजान के रूम में गया। वो बेड पर लेटी आराम कर रही थी। उसकी आमद की खबर मिलते ही वो उठ गई।
सिकंदर रूम में आया तो वो उसकी मुंतज़िर थी। आ गया मेरा शहज़ादा। उस उसे देखते ही बीजान की बूढ़ी आंखें चमक उठी। जी बीजान, आप बताएं, तबीयत कैसी है अब आपकी? दवा ली आपने? हाँ बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। छोटी मोटी बीमारियां तो चलती रहती हैं। बताओ क्या बात है, उलझन का शिकार लग रहे हो? बीजान उसका चेहरा देखकर ही उसकी बेचैनी का अंदाज़ा लगा लेती थी। जी बीजान, आपके लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे इजहार चचू का ख़ानदान मिल गया है। उसकी बात सुनते ही बीजान खुशी के मारे रोने लगी। उन्होंने सालों अपने बेटे, बहू और पोती की राह देखी थी। वो कभी भी उन्हें घर से नहीं निकालना चाहती थी, मगर उस वक्त ख़ानदान के कुछ लोगों ने उनकी एक ना सुनी और ख़ुद उनके शोहर ने भी अपने ख़ानदान के साथ दिया और उनके बेटे को घर से निकाल दिया। वो जानती थी उनका बेटा बहुत मासूम है और उस लड़की को बेहद पसंद करता है। अपनी बहू भी उन्हें बेहद पसंद थी, मगर वो चंद साल ही यहाँ रह सकीं। उसके बाद हालात बहुत ख़राब हो गए और सबने मिलकर उन्हें इस हवेली से ही निकाल दिया। उसके बाद भी जान को एक चुप सी लग गई थी। सिर्फ सिकंदर की ज़ात ही ऐसी थी जिसे देखकर वो सुकून महसूस करती थी। अब इतने सालों बाद सिकंदर ने उन्हें इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई थी, जिस पर उन्होंने अपने लाडले पोते को अपने सीने से लगा लिया। सिकंदर ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि चचू का बिजनेस बंद हो गया है। वो अब जल्द ही उनसे राब्ता करके इन्हें गांव ले आएगा। शाम के 5 बज रहे थे। महमा अपने कमरे में थी और उसके माँ बाप अभी लाउंज में बैठे गुजरे दिन की बातें कर रहे थे। आजकल घर पर सिर्फ परेशानी छाई रहती थी। उसी वक्त ज़ोर से बेल की आवाज़ सुनाई दी। न जाने क्यों, मगर महमा का दिल एकदम तेज़ी से धड़कने लगा और उस हैंडसम शख्स का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। घबराकर वो फ़ौरन अपनी जगह से उठ बैठी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो शख्स घर नहीं आ सकता। अभी वो खुद को ऐसे दिलासा दे रही थी कि एक बार फिर बेल से ज़ोर से बजी। अब की बार महमा तेज़ी से उठी और भागती हुई दरवाजे तक गई और एक ही झटके में दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही जो शख्स उसे नज़र आया, उसे देखकर वो अपनी जगह खड़ी की खड़ी रह गई। उसके सामने खड़ा शख्स मुस्कुराता हुआ और कोई नहीं, बल्कि सिकंदर शाह ही था। महमा के लबों से लफ्ज़ तक नहीं निकल पा रहे थे। तभी उसकी ममा पीछे से आई। महरू, क्या हुआ? कौन है गेट पर? उसकी आवाज़ पर महमा का सकता टूटा और वह होश की दुनिया में वापस आई और एक साइड पर हो गई। उसके अंदर कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी सिकंदर ने अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम सिकंदर शाह है और मैं इजहार चचू से मिलने आया हूँ। उसकी बात सुनकर दोनों चौंक उठी। उसकी ममा ने कोई दूसरा सवाल नहीं किया और उसे लिए फ़ौरन अंदर आ गईं। सिकंदर ने जैसे ही लाउंज में कदम रखा तो सामने बैठे अपने चचू को देखकर फ़ौरन उनके पास आया। एक अनजान शख्स को अपने सामने इस तरह देखकर महरू के पापा फ़ौरन परेशान हो गए। चच्चू? उसी वक्त सिकंदर के मुंह से निकला तो वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। मैं सिकंदर हूँ चच्चू, आपने पहचाना मुझे? इसके इतना कहने की देर थी कि महरमा के पापा ने फ़ौरन उसे गले से लगा लिया। सब जज्बाती हो गए, मगर महरमा साकित आंखों से उस ऊंचे लंबे शख्स को अपने पापा के सामने बैठे देख रही थी, जो कितनी मोहब्बत से उनसे बात कर रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो शख्स जिसकी एक झलक ने उसे कई दिन सुकून से सोने नहीं दिया था, वो उसका अपना कज़न निकलेगा। कुछ ही देर बाद महरमा के घर का मंजर बदल गया था। उसकी ममा ने सिकंदर से पूछकर उसकी पसंद के खाने बनाना शुरू कर दिए और उसके पापा उससे बातें करने लगे, हवेली के वालों के बारे में पूछते। जब सिकंदर ने उन्हें बीजान का बताया तो वो अपने आंसू रोक ना पाए। फिर उसके पापा ने सिकंदर से उसके वालिद का पूछा तो सिकंदर ने उनकी वफ़ात की खबर सुना दी। ये सुनकर उसके पापा का दिल भर आया। वो एक बार अपने वालिद से मिलना चाहते थे, मगर कुदरत ने उन्हें ये मौका ही नहीं दिया। फिर बातों और खाने का लंबा दौर चला। जाते जाते सिकंदर ने उन सबको कह दिया, मैं कल आप लोगों को लेने आऊँगा। फी जान, आप सबसे मिलना चाहती हैं। इस सब के दौरान महरमा चुपके चुपके सिकंदर को देखती रही थी। वो ना जाने कब किस लम्हे में उसके दिल की सरजमीन पर कदम रख चुका था। महरमा को इसकी खबर ही ना हुई। वह बहुत ही गौर से उसकी मुस्कुराहट, बात करने का अंदाज़ और हर चीज़ देख रही थी और उसकी हर अदा को उसने बड़ी मोहब्बत से अपने दिमाग में महफूज कर लिया था। अगले दिन वो सामान पैक करके सिकंदर के आने का इंतज़ार करने लगे। तकरीबन 15 मिनट बाद सिकंदर उन्हें लेने आ गया। वो सामान रखकर उसकी जीप में बैठ गए। जीप का रुख गांव की तरफ था। महरमा के पापा की आंखों में आंसू आ गए। न जाने कितने सालों बाद वो इन रास्तों पर वापस जा रहे थे, जिन रास्तों को उन्होंने सालों पहले छोड़ दिया था। हवेली पहुंचने में उन्हें मगरिब हो गई थी। सिकंदर ने हवेली में पहले ही उनके आने की इतला कर दी थी,
जिस पर बीजान ने पूरी हवेली की सफाई करवाई, जिस पर इनके आने की खुशी में उन्होंने हर तरह के पकवान तैयार करवाए थे। हवेली में एक लंबे अरसे बाद जश्न का समा बंधा था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। खानदान वाले भी मुंह बनाए हवेली में मौजूद थे। जब वो लोग हवेली पहुंचे तो उनका बहुत ही मुसरत इस्तकबाल किया गया। महरमा तो इतनी बड़ी हवेली देखकर ही हैरान रह गई थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके पापा पहले इतनी बड़ी हवेली में रहते थे। बीजान ने अपने बेटे और बहू को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया गया। खाने की खुशबू से महरमा की भूख चमक उठी। उसने जी भरकर खाना खाया। आज सिकंदर भी बात बात पर मुस्कुरा रहा था। बीजान तो खुशी से बार बार उन सब की बलाएं लेती नहीं थक रही थी। इन्हें हवेली आए 3 दिन हो गए थे। सिकंदर ने इन्हें इनके हिस्से की सारी ज़मीनें भी सौंप दी थीं और इनका बिजनेस दोबारा सेटअप करवाने में भी मदद कर रहा था। अब हर वक्त उनके पापा खुश रहते थे। उसने महसूस किया कि जब से उसकी मामा यहाँ आई थी तब से वो भी खुश रहती थी। एक दिन हवेली में इरम नाम की एक लड़की आई। वो सिकंदर के ननिहाल से थी। महमा को वो बहुत ही ज़िद्दी और शौक करने वाली लड़की लग रही थी। 2 दिन में ही इसने भांप लिया कि सिकंदर और महमा के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। वो बचपन से सिकंदर को हासिल करने के ख्वाब देखती रही थी, मगर किरदार की बेहद हल्की थी। इसका कई लड़कों के साथ अफेयर भी चलता था, जिस वजह से सिकंदर उसे कोई अहमियत नहीं देता था। मगर वो ज़बरदस्ती उससे चिपकी रहती। उसकी इन्हीं हरकत की वजह से हवेली में कोई उसे पसंद नहीं करता था। रात को खाने पर जब सिकंदर हवेली आया तो इरम को वहाँ देखकर उसका सारा मूड खराब हो गया। वो जानता था अब एक बार फिर वो उसके आगे पीछे घूमने लगेगी। और यही हुआ। वो खाना खाकर कॉफ़ी का कप हाथ में लिए बालकोनी में खड़ा था कि अजीब सा हुलिया बनाए इरम वहाँ आ गई। सिकंदर ने उसे वहाँ देखकर गहरी सांस भरी। क्या हुआ है? यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बेरुखी पर वह अतराती हुई उसके सामने आई और उसके गले लगने की कोशिश की। इसी वक्त नीचे खड़ी महरमा की नज़र उन दोनों पर पड़ी। ये मंजर उसके लिए बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त था। सिकंदर इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं था कि महरमा इन्हें देख रही है, मगर इरम ने महरमा को देख लिया था, इसलिए वो इससे मज़ीद चिपकने लगी। महरमा आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई। सिकंदर ने एक झटके से इरम को खुद से अलग किया और उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारते कहा, बदज़ात औरत, दिन ब दिन तुम्हारी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो चीखा। इरम गाल पर हाथ रखे रोती हुई वहाँ से चली गई। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि सिकंदर उसे यूँ थप्पड़ मार देगा। अब वो इस सब का ज़िम्मेदार महरमा को ठहराने लगी। दूसरी तरफ महरो अपने कमरे में बैठी रो रही थी। वो सिकंदर से हद से ज़्यादा प्यार करने लगी थी, मगर अब सिकंदर की इस हरकत पर उसका दिल गम से डूब रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी आंखों ने जो देखा वो सब सच था, मगर उसके उस ख्याल पर इरम ने अगले दिन महर जब्त कर दी। जब वो अकेली हवेली के पिछले बाग में बैठी थी, तभी इरम उसके करीब आकर बैठ गई। महरमा ने उसे देखते ही अपना चेहरा फेर लिया, मगर इरम आंखों में झूठे आंसू लाकर बोलने लगी। महरो, मुझे गलत मत समझना, मगर सच ये है कि मेरा और सिकंदर का रिश्ता बहुत गहरा है, मगर अब उसने मुझे धोखा दिया है। कहता है कि मैं अब उसके काम की नहीं रही। मुझे अब उसकी हकीकत मालूम हुई है कि वो हर लड़की के साथ यूं ही वक्त गुजार कर उसे आखिर में इस्तेमाल करने के बाद किसी बेकार चीज़ की तरह फेंक देता है। वो दुपट्टे की ओट से अपने मगरमच्छ के आंसू साफ करते बोली। वो सिकंदर के खिलाफ जहर उगल रही थी, जबकि बेवकूफ़ महरो उसकी हर बात पर यकीन करती चली गई। दूसरी तरफ बीजा ने सिकंदर और महरो की शादी का ऐलान कर दिया। सब इस रिश्ते पर राजी थे। महरो ने सब कुछ जानते हुए भी इनकार नहीं किया और शादी के लिए हाँ कर दी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। इरम का हसद बढ़ने लगा। उसने महरो को सिकंदर के खिलाफ मजीद झूठी कहानियां सुनाई। उसकी पूरी कोशिश थी कि सिकंदर और महरो की शादी ना हो सके, मगर इसकी सारी कोशिशें नाकाम रह गई। हत्ता कि इन दोनों की शादी का दिन भी करीब आ गया। महरमा ने सिकंदर की पसंद का बहुत महंगा सुर्ख रंग का भारी लहंगा पहना था, मगर इसके दिल में सिकंदर से बदला लेने का इरादा मजबूत था। वो इससे अपनी मोहब्बत के ठुकराए जाने का बदला लेना चाहती थी। वो इसे क्या समझती थी और वो क्या निकला था, मगर वो नहीं जानती थी वो किसके बारे में क्या सोच रही है। मेहमानों की आमद शाम को ही शुरू हो गई थी। सब लोग खुशगपियों में मसरूफ़ थे। महरों की ममा उसके पास आई, उसे प्यार किया। देखो बेटा, तुम्हारी खुशकिस्मती है जो तुम सिकंदर की दुल्हन बन रही हो। तुम्हारे पापा भी सालों बाद इतने खुश नज़र आ रहे हैं। अब तुम्हें अपना घर अच्छे से बसाना है, सिकंदर को खुश रखना है। वो बहुत ही नेक और अच्छा बच्चा है। उनकी नादानी पर महरमा हंस
ان کی نادانی پر مہرما کو ہنسی آئی۔ آپ ابھی اس کی حقیقت نہیں جانتی نا، اس لیے یہ سب کہہ رہی ہیں، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ کچھ دیر بعد اسے حویلی کے لان میں بنے اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ شادی کا سارا انتظام حویلی میں ہی کیا گیا تھا۔ نکاح خواہ نے نکاح پڑھایا۔ اس کے بعد مہمانوں میں میٹھا تقسیم کیا گیا۔ کھانا کھلنے پر سب مہمان کھانے میں مشغول ہو گئے۔ سکندر اس کے برابر میں بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا مہرما، تم خوش تو ہونا؟ سکندر کی بات پر وہ چونک گئی، مگر اس نے سکندر کو کوئی جواب نہ دیا۔ تبھی ان کے کزنز اسٹیج پر آ گئے اور مستی کرنے لگے۔ سکندر کا دھیان بٹ گیا۔ ارم دور کھڑی حسد بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب مہرما کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ کھانے کے بعد رسموں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک عرصے بعد حویلی میں شادی ہوئی تھی، اس لیے بی جان اپنے سارے ارمان پورے کر لینا چاہتی تھیں۔ کچھ دیر بعد بی جان نے کہا، مہرما کو سکندر کے روم میں چھوڑ آؤ۔ تو اس کی کزنز اسے سکندر کے روم میں لے گئیں۔ ان میں ارم بھی موجود تھی۔ ارم کا چہرہ دیکھتے ہی مہرما کو شدید غصہ آیا، جس پر وہ سب کی موجودگی میں وہ اپنے غصے کو گھونٹ گئی، اور پھر اس کی کزنز کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہیں، پھر چلی گئی۔ مہرما نے تھک کر بیڈ سے ٹیک لگا لی۔ سکندر کو اس کے دوستوں نے روک لیا۔ سب اسے تنگ کر رہے تھے، مگر خود سکندر کی نظریں گھڑی پر ٹکی تھیں۔ وہ جلد سے جلد مہرما کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر اس کے شرارتی دوست تھے کہ اسے ہلنے کا نام ہی نہیں لینے دے رہے تھے۔ آخر کار اس نے بڑی مشکل سے ان سے اپنی جان چھڑوائی اور حویلی کی طرف گاڑی کا رخ کر دیا۔ جب وہ حویلی پہنچا تو سب سو چکے تھے، کہیں مہرو بھی نہ سو گئی ہو۔ اس کے دل میں خدشہ جاگا۔ وہ گاڑی کھڑی کرتا تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آج اس کے قدموں میں ایک الگ ہی سرشاری تھی۔ مہرما نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ سکندر سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، مگر جب سے اس نے ارم کی سکندر سے عاشقی کے قصے سنے تھے، اسے یوں لگنے لگا تھا جیسے سکندر خان محض لڑکیوں کے جذبات سے کھیلنے والا شخص ہے۔ اتنا عرصہ جو سکندر کے لیے اس کا دل نرم رہا تھا، اس ایک غلط فہمی کی وجہ سے وہ اب خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگی تھی، یہ جانے بنا کہ سکندر اس کے لیے کیسے جذبات رکھتا ہے۔ وہ دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ خوشبوؤں میں نہایا، چہرے پر مسکراہٹ سجائے کسی شہزادے کی طرح چلتا ہوا وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مہرما گہرے سرخ رنگ کے جوڑے میں روایتی دلہن بنی بہت حسین لگ رہی تھی۔ سکندر مہرما کو دیکھتے اس کے حسن میں کھو سا گیا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما اور لبوں سے لگا لیا۔ اس کی اس بے باکی پر مہرما کا پورا جسم کانپ سا گیا۔ سکندر دھیرے دھیرے اس کے بہت قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے مہرما کا دوپٹہ ایک جھٹکے سے اتار کر سائڈ پر کیا۔ مہرو، اس نے شدت سے اسے پکارا۔ مہرما جو اس کے بہکے لہجے پر فدا ہونے والی تھی، ایک دم اس کے دماغ میں ارم کی باتیں گونجنے لگیں۔ اس نے ایک دم سے اپنا آپ سکندر سے چھڑوایا۔ سکندر کو اس سے ایسے رد عمل کی توقع نہ تھی۔ ایک دم اسے اس کی اس حرکت پر غصہ آیا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو مہرو؟ یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے، کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی تم پہ۔ اب اس سب کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس کے دھتکارنے پر مہرما کو سرخ نظروں سے گھورتے دھاڑا، جس پر مہرما سہم سی گئی، مگر پھر ہمت کر کے بولی، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، یہ سچ ہے میں نے آپ سے بے تحاشا محبت کی ہے، مگر افسوس آپ کی اصلیت مجھ پر بہت دیر سے کھلی۔ وہ بولتی جا رہی تھی، یہ سوچے بنا کہ اس کا ہر لفظ سکندر کے دل کو خنجر کی طرح چبھ رہا تھا۔ تبھی وہ تیزی سے مہرو کے قریب آیا۔ میری بات سنو مہرو، یہ شادی میں نے بھاگ کر نہیں کی، اور تم میری بیوی ہو، مجھے اپنا حق تم سے ہی لینا ہے، پھر تمہیں اچھا لگے یا برا، اور آئندہ میرے کردار پر انگلی مت اٹھانا۔ وہ اسے وارننگ دیتے سرد لہجے میں بولا اور اسے اپنی طرف کھینچا، جس پر مہرو اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ سکندر کی نظریں اس کے لبوں پر تھیں، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے نرم و ملائم سرخ ہونٹوں پر جھک کر خود کو سیراب کرنے لگا۔ مہرما نے خود کو چھڑوانے کی پوری کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ سکندر دھیرے دھیرے اس کا ہر پردہ اسی کے جسم سے ہٹاتا گیا۔ رات جیسے جیسے بھیگ رہی تھی، وہ بھی ایک دوسرے کی محبت میں بھیگتے جا رہے تھے۔ سکندر شاہ کی شدتوں کے آگے مہرما کی کمزور مزاحمتیں دم توڑ گئیں، اور خود کو اس کی بے رحم شدتوں کے حوالے کرتے اس نے بے بسی سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ صبح مہرما کی آنکھ سورج کی کرنوں سے کھلی۔ اس نے اپنے بھاری ہوتے سر کو بمشکل تھاما اور اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ رات پوری سکندر نے اسے سونے نہیں دیا تھا، اور اب اس کا سر نیند کی وجہ سے بھاری ہو گیا تھا۔ سکندر کروٹ لیے سو رہا تھا۔ مہرما نے اس کی برہنہ پشت کو دیکھا، اور ایک دم اس کے سامنے رات کا منظر گھومنے لگا۔ وہ کبھی بھی خود کو سکندر کو نہیں سونپنا چاہتی تھی۔ وہ سکندر سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ سکندر نے اس کی محبت کو کیوں ٹھکرایا، اس نے اسے دھوکہ کیوں دیا۔ وہ اسے سزا دینا چاہتی تھی، مگر اس سے ایسا کچھ نہیں ہو پایا۔ الٹا سکندر کی باہوں میں آ کر
वो मोम की तरह पिघल गई थी। उसका ज़िम्मेदार भी वो अब सिकंदर को ही मान रही थी। इसके मुसलसल देखने की वजह से सिकंदर की आंख खुल गई। उसने जब मेहरमा को अपनी तरफ देखते पाया तो गहरा मुस्कुरा उठा। क्या हुआ जाने मन, इतने गौर से क्यों देख रही हो? अपना एक हाथ उसके चेहरे पर फेरते वो प्यार भरे अंदाज में बोला। तो महरो अंदर तक सुलग गई और फौरन उसका हाथ झटक दिया। सिकंदर को उससे उस सब की उम्मीद नहीं थी। ये क्या है महरो, रात तो मेरे साथ थी और अब ऐसी बेरुखी क्यों दिखा रही हो? वो गुस्से से बोला तो महरो ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके ऐसे इल्ज़ामात सुनकर सिकंदर हैरान रह गया। महरमा का हर लफ्ज़ उसके गुस्से को बढ़ा रहा था। तभी वो उस पर तेज़ी से झुका। अब मैं तुम्हें बताऊंगा महरमा, मर्दाना तस्कीन किसे कहते हैं। ये कहते साथ ही वो इसकी धड़कनों को ज़ोर से दबाने लगा। महरमा को उससे इस सब की उम्मीद नहीं थी। उसने उसे रोकने की कोशिश की मगर सिकंदर अब पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका था। उसका छूना महरमा को तकलीफ़ दे रहा था और वो इस बात से बेखबर था। उसी वक्त दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई तो सिकंदर होश में आया और महरों को वहीं छोड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। महरमा ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और दरवाज़ा खोल दिया। बाहर मुलाजमा खड़ी थी। जी आपको और साहब को भी जान बुला रही हैं। नाश्ते पर सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पैगाम देकर वो वहाँ से चली गई। महरमा ने सिकंदर के बाहर आने का इंतज़ार किया। सिकंदर अब उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। कुछ देर बाद दोनों नीचे नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। दोनों के बीच खामोशी को सबने महसूस किया। नाश्ते पर इरम भी मौजूद थी। इसकी नज़रें महमा के लबों पर टिकी थी जो सूजे हुए लग रहे थे। तभी उसकी निगाह सिकंदर की गर्दन पर पड़ी जहाँ हल्का सा काटने का निशान था। वो इन मोहब्बत भरे निशानों को देख हसद और काबत की बारिश में भीग गई। उसे इन जख्मों से दोनों की जुनून खेसियों से गुजरी रात की कहानी साफ दिखाई दे रही थी। इरम ने जो खेल खेला था वो बेमकसद रहा था। उसने पूरी कोशिश की थी कि महरमा और सिकंदर के बीच कोई ताल्लुक ना बने मगर वो इसमें भी नाकाम रही थी। सिकंदर चुपचाप नाश्ता करके वहाँ से उठ गया मगर सारा वक्त उसने इरम पर कड़ी निगाह रखी हुई थी। इससे पहले भी वो 2-3 बार इरम को महरों के करीब देख चुका था मगर कुछ खास नोटिस नहीं लिया था। लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि ये सारी चाल इरम नहीं चली है। नाश्ते से फारिग होकर वो कुछ देर डेरे पर बैठा रहा, फिर घर के लिए रवाना हुआ। कमरे में पहुंचा तो देखा महरमा खिड़की के पास खड़ी खामोश आंसू बहा रही थी। सिकंदर को महरमा के साथ क्या अपना सुबह वाला रवैया याद आया। महरमा उससे मोहब्बत करती है, ये उसकी आंखों में साफ दिखता था और उसे खुद भी उससे प्यार हो गया था। और अब उसे यूं रोता हुआ उदास कैसे दिख सकता था। वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया। महरमा उसकी मौजूदगी महसूस कर चुकी थी मगर उसने जानबूझकर उसे पलट कर नहीं देखा था। यूँ कब तक नाराज़ रहोगी महरो, मैं जानता हूँ मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था मगर यकीन मानो तुम मेरे बारे में जैसा सोचती हो मैं वैसा नहीं हूँ। इरम ने एक एक बात झूठ बोली है तुमसे। महरमा खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। दरअसल मैं इरम को शुरू से ही लिफ्ट नहीं करवाता था, सिर्फ उसकी गलत आदतों की वजह से। वो हमेशा मेरे आसपास मंडलाती रही मगर मैंने उसकी तरफ मुड़कर कभी नहीं देखा। मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने महरमा को कंधे से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। महरों की आंखों में आंसू थे। सिकंदर ने उसकी आंखों पर अपने होंठ रख दिए। महरों को एक सुकून सा अपने अंदर उतरता महसूस हुआ। हकीकत तो वो दोपहर में ही जान गई थी। जब खाने के बाद वो अपने रूम में जा रही थी तभी उसे पिछले सहन से किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई दी। सिकंदर का नाम सुनकर वो तजस्सुस में पड़ गई और कान लगाकर सुनने लगी। इरम फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। देखो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मगर मैं इसे रखना नहीं चाहती, इसे मैं गिरा दूंगी क्योंकि मेरा मकसद अब सिर्फ महमा और सिकंदर को अलग करना है। मुझे सिकंदर की दौलत चाहिए, एक बार बस सिकंदर को हासिल कर लूं। मगर वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं। वो अपने ध्यान में मगन किसी से फ़ोन पर कहे जा रही थी। जबकि ये सब सुनकर महरमा को लगा जैसे ज़मीन उसके कदमों से निकल गई हो। वो खुद को बामुश्किल संभालती कमरे तक लाई। उसे याद आया उसने सिकंदर को क्या कुछ नहीं कहा था। अभी भी रोते हुए उसने सिकंदर को सब बता दिया। सिकंदर को वो उस पल रोते हुए बहुत खूबसूरत और मासूम लग रही थी। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे, इसने सवाल किया तो महरमा मुस्कुरा कर रह गई। अच्छा, अब रोना बंद करो, अपनी इन खूबसूरत आंखों पर जुल्म करना बंद करो, उसने महमा के आंसू साफ करते कहा और इसे अपने सीने में छिपा लिया। अगली सुबह बेहद दर्दनाक थी। इरम हवेली से भाग चुकी थी। सब उस पर थू थू कर रहे थे। उसका राज हवेली वालों के सामने खुल चुका था। हवेली में उस दिन महमा के अलावा किसी और ने भी उसकी बातें सुन ली थी और अब पूरा गांव इरम की हकीकत जान गया था। उसके गांव आने पर पाबंदी लगा दी गई। इरम का बाप तो बंद हो चुका था क्योंकि वो अपने खोदे गए गड्ढे में खुद ही गिर गई थी। आज महमा और सिकंदर शाह का वलीमा था। महमा दुल्हन बनी बेहद हसीन लग रही थी। जब वो सिकंदर शाह के साथ हवेली की लॉन में आई तो हर नज़र इन्हें सराहे बगैर न रह सकी। वलीमे की तकरीब के बाद
محرمہ سکندر کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ سکندر نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسے گود میں اٹھا کر بستر کی طرف بڑھ گیا۔ محرمہ دلہن بنی شرمائی شرمائی سے سکندر کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اس کی منموہنی صورت کو محبت سے دیکھتے وہ دیوانہ ور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور محرمہ اس کی محبت کا پور جواب دیتی اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی چلی گئی۔ ختم چھو تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے پیارے ریڈرز اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔